नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ 15/15 स्कूल मैनेजमेंट में 15/15 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्कूल मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स, और वो भी फ्री में। बस उस विद्यार्थी के लिए जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे जुड़ के पढ़ेगा। और मेरा लक्ष्य है स्कूल मैनेजमेंट के 15/15 पूरे के पूरे सवाल को सही करवाना। स्कूल मैनेजमेंट का टॉपिक है आज हमारे यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। मैं एक एक पोर्शन को, एक एक चीज़ को पूरा का पूरा खोल के रखूँगा। एक एक बात को मैं पूरी की पूरी स्कूल मैनेजमेंट के अंदर करूँगा। और इस अधिनियम के बारे में आज हम जब बात करेंगे तो हमारे जो बात करने का तरीका होगा, सबसे पहला एक परिचय के बारे में हम बात करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ हम इसके परिचय के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको इसका परिचय का मीनिंग पूरा का पूरा इस एक्ट के अंदर जो पढ़ने वाले हैं उसका एक सारांश, आपको एक रूपरेखा पूरे के पूरे इस परिचय के अंदर आज ही मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद में हम इसकी एक एक धारा पढ़ेंगे, और मैं आपको गारंटी लेता हूँ जिस दिन आरटीई एक्ट कंप्लीट होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कंप्लीट होगा, उस दिन आप राजस्थान के उन विद्यार्थियों में से होंगे जिन्हें एक एक धारा याद होगी। और मैं ये गारंटी लेता हूँ मेरे विद्यार्थियों के अलावा कोई भी ऐसा दूसरा विद्यार्थी नहीं होगा जिसे एक एक धारा याद होगी। मैं एक एक धारा तक आपको याद करवाऊँगा। बस आपका काम है मेरे साथ जुड़ना, मेरे साथ जुड़ के पढ़ना। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ना। फालतू की चूत चपाड़ और फालतू की पंचायतें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम हमारे विषय के ऊपर चलते हैं, और आज हम लेते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है आरटीई एक्ट 2009। इसके परिचय की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम होता है निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। तो निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जिसको कहते हैं राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। क्या कहते हैं? एजुकेशन एक्ट 2009। अब हम इसके परिचय की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो इसका संबंध है आरटीई एक्ट 2009 का संबंध है। तो सबसे पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए इसका संबंध किससे है। इसका संबंध शिक्षा से है। किससे है भैया? इसका संबंध शिक्षा से है। भारत में, अब मैं एक बात सवाल पूछता हूँ, भारत में शिक्षा के विकास के चरण, भारत में शिक्षा का विकास, भारत में शिक्षा का विकास 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ। ये 3 चरण कौन कौन से? 3 चरणों में हुआ। भारत में शिक्षा का विकास, अगर हम शिक्षा के विकास की बात करें तो ये 3 चरणों में हुआ। अगर हम शिक्षा की बात करें तो 3 चरणों में हुआ शिक्षा का विकास। और शिक्षा की बात करें तो ये शिक्षा 3 चरणों के अंदर हम 3 प्रकार की शिक्षा को जानते हैं। एक शिक्षा प्राचीन भारत की शिक्षा। कौन सी शिक्षा? प्राचीन भारत में शिक्षा, प्राचीन भारत में शिक्षा। दूसरी कौन सी शिक्षा थी हमारे यहाँ पे? ब्रिटिश इंडिया में शिक्षा। कौन सी इंडिया में? ब्रिटिश भारत में शिक्षा, या ब्रिटिश समय में शिक्षा का विकास। शिक्षा का विकास जो है वो 3 चरणों में हुआ ब्रिटिश भारत में। और एक संविधान में शिक्षा का विकास। किसमें विकास? शिक्षा का विकास संविधान में शिक्षा का विकास। किसमें विकास? संविधान में शिक्षा का विकास। ये चरण जो है आपका इतिहास का है। ये भी बात इतिहास की, ये भी बात इतिहास की। ये बातें हम इतिहास में पढ़ते हैं, हमें यहाँ पे पढ़ने से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब हमें पढ़ना संविधान में शिक्षा का विकास। क्या पढ़ना? संविधान में शिक्षा का विकास। तो यहाँ से हमें बात ध्यान रखनी है कि संविधान में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, संविधान में शिक्षा के विकास की बात की जाती है तो आरटीई एक्ट के बारे में संविधान में कहीं ना कहीं बात कही गई होगी। तो संविधान में जो शिक्षा का विकास है, संविधान में शिक्षा, संविधान में शिक्षा, संविधान में शिक्षा शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो संविधान के
भाग 4, कौन से भाग में? संविधान के भाग 4। भाग 4 संविधान का जो भाग 4 है वो किसकी बात करता है? नीति निर्देशक तत्व। क्या है भाग 4 में? क्या है? नीति निर्देशक तत्व। कौन से तत्व? नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या दे रखे? नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं। भाग 4 का एक अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 45। भाग 4 का अनुच्छेद 45 कहता है प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की है। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी, प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की है। किसकी है? सरकार की है। कौन सी सरकार की? राज्य सरकार की है। प्राथमिक शिक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। की जिम्मेदारी राज्य सरकार की। प्राथमिक शिक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ये कहाँ पे बात कही जाती है? संविधान में जो शिक्षा है, संविधान में जिस अनुच्छेद में शिक्षा का वर्णन किया गया है वहाँ पे कही जाती है। तो पहला ही सवाल ये आता है, भारत के संविधान में शिक्षा की बात कही गई है, अनुच्छेद 45 में कही गई है। और कहाँ कही गई है? क्या कही गई है? प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ये भाग 4 में कही गई है। संविधान के कौन से भाग में कही गई है? भाग 4 में कही गई है। या ये भाग 4 का नाम दे देंगे, नीति निर्देशक तत्व में कही गई है, मूल अधिकार में कही गई है। कहाँ पे कही गई है? तो ये भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में कही गई है। जब ये बात आ जाए, आपको लिखा हुआ आ जाए प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, ये बात संविधान के कौन से भाग में कही गई है? तो भाग 4 में कही गई है। कौन से भाग में कही गई है बेटा? भाग 4 के अंदर कही गई है। सुन मेरे दोस्त, भाग 4 में कही गई है, अनुच्छेद 45 के अंदर ये बात कही गई है कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हाँ, अब तक आप लोग वही पढ़ रहे थे ना, वो चीज़ आगे आएगी। 86वां संविधान संशोधन, ये सारी बातें आगे आएंगी। अभी तो हमने आरटी एक्ट तो बनाया ही नहीं, हमने तो अधिनियम बनाया नहीं, अधिनियम बनाने के दौर में चल रहा है। तो अब यहाँ पे जब मैं सबसे पहली बात करता हूँ संविधान की, जब हमने संविधान की बात कर ली है तो यहाँ पे एक बात आ जाओ, संविधान, भारत का संविधान, भारत में संविधान लागू हुआ, भारत में संविधान लागू हुआ, कब हुआ? संविधान लागू हुआ, भारत में संविधान लागू हुआ, कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, सही है ना? 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। भारत में संविधान कब लागू होता है? भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब भारत में संविधान लागू हुआ उस समय शिक्षा राज्य सूची का विषय थी। किसका विषय थी? राज्य सूची का विषय थी। राज्य सूची का विषय थी। किसका विषय थी? राज्य सूची का विषय थी। अब मैं आपको बताता हूँ ये राज्य सूची क्या होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ, देखो संविधान में कहाँ पे? संविधान में 3 प्रकार की सूची का उल्लेख है। कितने प्रकार की शेड्यूल होती है? 3 प्रकार की सूची बनी हुई होती है। इन 3 प्रकार की लिस्ट का उल्लेख होता है। 3 प्रकार की लिस्ट है संविधान में, 3 प्रकार की सूची का उल्लेख मिलता है। 3 प्रकार की सूची कौन कौन सी है? एक होती है संघ सूची। कौन सी होती है? संघ सूची। एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। संघ सूची में वे सभी विषय रखे जाते हैं जिसके संदर्भ में केंद्र सरकार को कानून बनाने और केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार होता है। राज्य सूची में वे सभी विषय रखे जाते हैं जिसके संदर्भ में राज्य को कानून और नियम बनाने का अधिकार होता है और राज्य सरकार को कानून व नियम बनाने का अधिकार होता है। समवर्ती सूची में वे सभी विषय रखे जाते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिल के कानून और नियम बनाने का अधिकार होता है। लेकिन जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय शिक्षा कौन से विषय का
हाँ, उस समय शिक्षा कौन सी सूची का हिस्सा थी, कौन सी सूची का विषय थी? तो उस समय शिक्षा राज्य सूची का विषय थी। कौन सी सूची का विषय थी, कौन सी सूची का हिस्सा थी? तो राज्य सूची का हिस्सा थी, राज्य सूची का विषय थी। ये बात आपको पता चल गई। कौन सी सूची का विषय थी? राज्य सूची का विषय थी। और वर्तमान में कौन सी सूची का है? तो वर्तमान में इसके संबंध में निर्णय लिया जाता है। आपको आगे मैं जब समस्या कार्यक्रम पढ़ाऊंगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वित्तीय अनुपातों की बात करेंगे। इसी अधिनियम में हम जब बात करेंगे 60:40 की, जो केंद्र सरकार वित्तीय और राज्य सरकार के वित्तीय अनुपातों की, तो समवर्ती सूची का विषय बन जाती है। तो शिक्षा किसका विषय बन जाएगी? समवर्ती सूची का विषय बन जाएगी। आई बात समझ में? अब शिक्षा राज्य सूची का विषय थी। भारत में अलग अलग राज्यों द्वारा अलग शिक्षा के संबंध में नियम बनाए गए। नियम, कानून, प्रावधान बनाए गए, नियम बनाए गए, योजनाएं बनाई गई। कानून नहीं बनाया था अभी तक, योजनाएं और प्रावधान बनाए गए। जिससे क्या हुआ? जिससे शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार नहीं हो रहा था। शिक्षा अपने आप में एक समस्या बन गई थी। हर राज्य अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाता था, अपने हिसाब से अपना फंड बनाता था, अपने हिसाब से खर्चा करता था, अपने हिसाब से योजनाएं बनाता था। एक शिक्षा समस्या बन चुकी थी कि शिक्षा का एक रूप से पूरे देश में कहीं पे भी विकास नहीं हो रहा था। एक रूपता के साथ शिक्षा काम नहीं कर रही थी। शिक्षा की योजना जो सबको समान रूप से मिलनी चाहिए, सभी राज्यों में समान रूप से इसके लिए योजनाएं होनी चाहिए, वैसी बात यहाँ पे नहीं थी। क्योंकि हर राज्य को राज्य सूची का विषय था। हर राज्य अपने हिसाब से नियम बनाएगा, हर राज्य अपने हिसाब से काम करेगा। तो शिक्षा के अंदर प्रॉपर रूप से काम नहीं हो रहा था, जिससे शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण सुधार नहीं हो पा रहा था। अब ये समस्या, अतः इस समस्या से निपटने के लिए, क्या ये जो समस्या थी, इस समस्या के समाधान के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए 1948 में डॉक्टर राधाकृष्ण के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया। एक आयोग का गठन किया गया। डॉक्टर राधाकृष्ण के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे राधाकृष्ण आयोग, इसका दूसरा नाम मिलता है विश्वविद्यालय आयोग कहा गया। इससे संबंध में एक बात यह भी ध्यान रखना, यह भारत का पहला शिक्षा आयोग था। यह सवाल भी आता है, यह भारत का फर्स्ट शिक्षा आयोग था, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन भारत का ये था 1948। फिर आता 1952 और 53 में मुद्दालियर आयोग का गठन हुआ। मुद्दालियर आयोग का गठन हुआ। लक्ष्मण स्वामी मुद्दालियर की अध्यक्षता में मुद्दालियर आयोग का गठन हुआ, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसे
माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। अब मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले शिक्षा, भारत में संविधान के अंदर शिक्षा क्या है, भाग 4 अनुच्छेद 45 के अंदर शिक्षा की बात कही गई है। भाग 4 अनुच्छेद 45 में शिक्षा देने, प्रारंभिक शिक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी होगी, राज्य सरकार की होगी, राज्य सरकार की होगी। संविधान के, भारत का संविधान लागू हुआ कब, 26 जनवरी 1950 को। उस समय शिक्षा राज्य सूची का विषय थी। हर राज्य अपने लिए अलग अलग नियम बना रहा था, अलग अलग कानून बना रहा था, अलग अलग प्रावधान बना रहा था, तो जिससे शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार नहीं हो रहा था, शिक्षा में 100% नामांकन नहीं हो रहा था। तो शिक्षा के अंदर सुधार करने के लिए हमने इस समस्या को समाधान करने के लिए 2 आयोग का गठन किया। कितने आयोग का गठन किया बेटा, 2 आयोग का गठन किया 1948 के अंदर। कौन से एट में, 1948 में डॉक्टर राधाकृष्ण के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया। 1948 में 1948 में डॉक्टर राधाकृष्ण के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे हमने राधाकृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय आयोग का, और 1948 में जो एक आयोग का गठन किया, उस आयोग को हम भारत का पहला आयोग कहते हैं। कौन सा आयोग कहते हैं, भारत का ये पहला आयोग था शिक्षा के क्षेत्र में जिसने काम करने के लिए आया था। और दूसरा आयोग था 1952-53 के अंदर मुद्दालेर आयोग का गठन हुआ, जो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुद्दालेर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे मुद्दालेर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसे मुद्दालेर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। कौन सा आयोग के नाम से जाना जाता है, मुद्दालेर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। अब ये दोनों आयोग ने मिलकर क्या की, एक सिफारिश की। इन दोनों आयोग ने सुझाव दिए, और सुझाव क्या दिया, ये दोनों आयोग मिलके, राधाकृष्ण आयोग और मुद्दालेर आयोग, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हम इनके पास गए थे। ये आयोगों का गठन हुआ और इन दोनों आयोगों ने मिलकर सुझाव दिए। और सुझाव क्या दिए, इन दोनों आयोगों ने मिलकर सुझाव ये दिया कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है तो सबसे पहले शिक्षा को राज्य सूची से हटा के इसे समवर्ती सूची का विषय बनाया जाना चाहिए। शिक्षा को राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची का विषय बनाया जाना चाहिए। तो ये दोनों आयोगों ने क्या कहा, इन दोनों आयोगों ने मिलकर सुझाव दिया। दोनों आयोगों का सुझाव क्या था, शिक्षा को राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची का विषय बनाया जाना चाहिए। शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची का विषय बनाया जाना चाहिए। कौन सी सूची का विषय बनाया जाना चाहिए, शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची का विषय बनाया जाना चाहिए। ये लाइन आप खुद लिख दोगे, शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची का विषय बनाया जाना चाहिए। इसका अब ये सुझाव दिया तो 2 आयोग थे। मैंने कहा कि आयोग कितने थे, आपने 2 आयोग गठन किए थे। कितने आयोग गठन किए थे, 2 आयोग गठन किए थे। 2 आयोग का नाम था, एक तो था राधाकृष्ण आयोग, राधाकृष्ण आयोग, और जो 1948 में बना था। दूसरा आयोग कौन सा था, फटाफट बताऊं, मुद्दालेर आयोग। कौन सा आयोग, मुद्दालेर आयोग। कब बना था ये, 1952-53 में आया था। इन दोनों का जो सुझाव दिया, इन दोनों ने सुझाव दिया, इन्होंने सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया, शिक्षा में यदि शिक्षा की गुणवत्ता में, यदि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, गुणवत्ता में सुधार करना है तो सर्वप्रथम इसे राज्य सूची से हटाकर, से राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया जाए, समवर्ती सूची में शामिल किया जाए, शामिल किया जाए।
अगर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है तो सबसे पहले आप इसे राज्य सूची से हटाओ और इसे समवर्ती सूची में जोड़ो ताकि केंद्र पूरे देश में चलता है, केंद्र सरकार पूरे देश में चलती है, सत्ता पूरे देश में चलाती है, तो वो सभी राज्यों में एक समान शिक्षा नीति बना सके, सभी राज्यों के लिए एक समान शिक्षा के लिए प्रयास कर सके। तो इसको सबसे पहले कहाँ से हटाओ? राज्य सूची से तो डिलीट करो और समवर्ती सूची में जोड़ो। कौन सी सूची में जोड़ो? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में पहली बात तो ये दोनों सूची में जोड़ना और हटाना, एक में जोड़ो, एक में तो क्या करो, एक में से घटाओ और एक में जोड़ो। तो ये घटाना और जोड़ना दोनों के दोनों कहाँ पे हो रहे? संविधान में हो रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा करने के लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में किसी भी बात को जोड़ना है, किसी भी बात को हटाना है, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है संशोधन। तो ऐसा करने के लिए हमने संविधान संशोधन किया। कौन सा संविधान संशोधन किया? 42वां संविधान संशोधन 1976 किया। कौन सा किया? 42वां संविधान संशोधन 1976 किया। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर किया गया। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन किया तो उस समय तो उसमें 5 राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में, कौन सी सूची में? समवर्ती सूची में शामिल किया गया। समवर्ती सूची में शामिल किया, 5 राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया। ये 5 विषय कौन कौन से थे? 5 राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया। ये 5 विषय कौन कौन से थे? अरे भैया ये 5 विषय कौन कौन से थे? तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने कहा जनसंख्या बहुत बढ़ा दी, तो आपने कहा भैया मैंने परिवार नियोजन नहीं किया इसलिए बढ़ गई। क्या कहा? परिवार नियोजन नहीं किया। परिवार नियोजन क्यों नहीं किया? कि भैया शिक्षा नहीं थी। परिवार नियोजन नहीं किया तो भैया क्या नहीं थी? शिक्षा नहीं थी, इसलिए परिवार नियोजन हम लोग नहीं कर पाए। अच्छा, शिक्षा नहीं थी तो परिवार नियोजन तुम लोग नहीं कर पाए। अब जब जनसंख्या ज़्यादा थी तो रहने के लिए आपने क्या किया? वनों को काटा। क्या क्या काटा? वन संपदा, वनों को काटा। और वनों को काटा और आपने माप तोल तो किया ही नहीं। वनों को काटा पर आपने माप तोल तो किया ही नहीं कि वन ज़्यादा कटेंगे तो भविष्य में हमारे लिए खतरा होगा। तो ये 5 विषय होते हैं। मैंने कहा जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा परिवार नियोजन नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं किया? क्या भैया हमारे पास एजुकेशन नहीं थी, पढ़े लिखे कम थे, तो हमें तो पता ही नहीं, ये तो खुदा की देन है, हम कह के ले रहे थे। फिर पता चला कि भैया ये तो खुदा की देन नहीं है, ये तो हमारी खुद की बरकत है, ये तो हमारी देन है, इसलिए जनसंख्या ज़्यादा हो गई। फिर मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, शिक्षा नहीं थी, इतनी जनसंख्या थी तो रहते कहाँ हो कि भैया जंगलों को काट काट के रहते। मैंने कहा ये तो एक और खोटा काम कर दिया। जंगलों को काट काट के अगर तुम रहते हो तो, जंगलों को काट काट के रहते हो तो तुमने तो माप तोल किया ही नहीं। जिस दिन पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे उस दिन तुम भी खत्म हो जाओगे। तो ये 5 विषय थे: जनसंख्या, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन संपदा और माप तोल। 5 विषय थे: जनसंख्या, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन संपदा और मापतोल। और इन्हें याद करने का तरीका भी मैंने साथ साथ में बता दिया। इन 5 विषय को राज्य सूची से हटाया और समवर्ती सूची जो है संविधान की उसमें जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अब आपके सामने सीधा सवाल आता है, शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1978, 43वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन 1972, 42वें संविधान संशोधन 1976, 1976, कौन से? 1976 के तहत इसे जोड़ा गया। और
जोड़ा गया, किसमें जोड़ा गया? समवर्ती सूची में जोड़ा गया, समवर्ती सूची में जोड़ा गया। कौन सी सूची में जोड़ा गया भैया? समवर्ती सूची में जोड़ा गया। कौन सी सूची में जोड़ा गया? समवर्ती सूची में जोड़ा गया। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। 2 आयोग का गठन किया हमने, राधा कृष्ण आयोग और मुद्दालियर आयोग 1952-53 में। ये दोनों आयोगों ने सुझाव दिया, अगर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, अगर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है तो सबसे बड़ी समस्या तो है कि हर राज्य अपने अपने लिए अलग अलग नियम बना रहा है। पहले तो इनको अलग अलग नियम बनाने से रोकना होगा, नियमों में एकरूपता लानी होगी। सारी योजना पूरे देश के लिए होनी चाहिए, किसी अकेले के लिए नहीं होनी चाहिए। तो सारी योजना पूरी देश के लिए हो तो इसे राज्य सूची के विषय से हटाकर हमें इसे समवर्ती सूची के अंदर शामिल करना होगा। इसे राज्य सूची से हटा के हमें कौन से विषय में शामिल करना होगा? इसे समवर्ती सूची में शामिल करना होगा। समवर्ती सूची में अगर संविधान में कोई चीज़ जोड़नी है, कुछ भी हटाना है, कुछ भी जोड़ना, कुछ भी हटाना है, तो उससे जोड़ने और हटाने के लिए हमें संविधान में चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने को कहते हैं संशोधन करना। संशोधन करना, चेंज करने को कहते हैं अमेंडमेंट करना, संशोधन करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया, जिसके तहत 5 राज्य सूची के ऐसे विषय थे जिन्हें हटाकर हमने समवर्ती सूची में शामिल किया। एक था जनसंख्या, एक था परिवार नियोजन, एक था आपके पास शिक्षा, एक था वन संपदा और एक आपके पास था माप और तोल। माप तोल कौन सा था? माप तोल। तो यहाँ तक की बातें, यहाँ तक की रामायण आपको पूरी समझ में आ गई है और याद हो गई है। आपको साथ साथ याद करना, बस हमको मेरे साथ साथ इस चीज़ को रिपीट करते हुए जाना है तो याद हो जाएगा। और दूसरे टाइम आप जब देख रहे हो वीडियो को तो लिख लेना। पहली बार में याद करना है, दूसरी बार में लिखना है और फिर एक बार और पढ़ लेना, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। याद हो गया तो हम आगे चलते। याद हो गया ना? चलो आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। अरे आगे चलेंगे तो बहुत कुछ होगा। तो यहाँ तक कि हमने बातें कर ली थी, अब आगे चलते हैं। आगे चले, चलो भाई आगे चलो। अब हमारे यहाँ पे एक समस्या तो हमने कर दी, शिक्षा। अब शिक्षा कौन से विषय का? अब शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय? समवर्ती सूची का विषय, सूची का विषय है। अब शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। सरकार ने जनता से सुझाव मांगे, जनता से सुझाव मांगे। सरकार ने क्या किया? जनता से सुझाव मांगे। अब जब शिक्षा समवर्ती सूची का विषय बन गया, जनता से सुझाव मांगे। वो सुझाव किस लिए दें? 100% नामांकन कैसे करें शिक्षा में? शिक्षा में 100% नामांकन कैसे करें? पहला बात यह, शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार कैसे करें? शिक्षा में 100% नामांकन कैसे करें? शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार कैसे करें? इसके लिए दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में, कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। कौन सा आयोग का गठन किया? एक आयोग का गठन किया। एक आयोग का गठन किया। कौन सा आयोग था? कोठारी आयोग। नाम क्या था इसका? एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था कोठारी आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग। अब इसके बारे में सबसे पहला आपको याद रखना है,
इसकी जो स्थापना हुई थी, गठन हुआ था, स्थापना 1964 में हुआ था। 1964 में कोठारी आयोग का गठन हुआ। कब हुआ? 1964 में एक आयोग का गठन किया गया जिसे कोठारी आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 1964 के अंदर होती है, 1964 में। ये अपनी रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट दी कब दी? 1966 में। रिपोर्ट में क्या दिया इसने? सुझाव दिए। अब ये पहला वो व्यक्ति था ये पहला कोठारी, दौलत सिंह कोठारी वो पहला आदमी था जिसने कहा था प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य करें। अगर आपको शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है तो प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क किया जाए और अनिवार्य किया जाए, क्योंकि भारत वालों की सबसे बड़ी एक विशेषता यह है कि भैया पैसों के साथ कोई भी चीज़ मिले, चाहे अच्छी से अच्छी मिले चाहे बुरी से बुरी मिले, खरीदने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ बुरी से बुरी हो, अच्छी से अच्छी हो, अगर वो फ्री में मिल जाए, और शिक्षा तो सबसे अच्छी चीज़ है, अगर वो फ्री में मिल जाए तो हर आदमी इसे लेना पसंद करेगा, चाहे अमीर हो चाहे वो गरीब हो, क्योंकि फ्री की चीज़ हर एक को पसंद है। तो इसने कोठारी आयोग ने जो सुझाव दिया वो सुझाव ये था, प्रारंभिक शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य किया जाए। निःशुल्क व अनिवार्य किया जाए। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाए। क्या बनाई जाए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाए। 2 सुझाव दिए कोठारी आयोग ने। कितने सुझाव दिए? अगर कोठारी आयोग आया, कोठारी आयोग ने आपको 2 सुझाव दिए थे। कितने सुझाव दिए थे? 2 सुझाव दिए थे। एक तो इसने कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन को क्या कर दिया जाए? फ्री कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए। और दूसरी बात इसने एक कही थी, दूसरी बात इसने ये कही थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कौन सी शिक्षा नीति? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कौन सी शिक्षा नीति? राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाए। कौन सी शिक्षा नीति? राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाए। कौन सी शिक्षा नीति बनाई जाए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की बात किसने कही थी? कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की बात कही थी। कौन सा आयोग ने बात कही थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की बात कोठारी आयोग ने कही थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की बात कोठारी आयोग ने कही थी। और इसी की तर्ज के ऊपर 1968 में इंदिरा गांधी ने, कौन सी गांधी ने? इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने पहली भारत की प्रथम शिक्षा नीति बनाई। कौन सी शिक्षा नीति बनाई? भारत की पहली शिक्षा नीति बनाई, प्रथम शिक्षा नीति बनाई। प्रथम शिक्षा नीति बनाई इंदिरा गांधी ने, भारत की पहली शिक्षा नीति बनाई, फर्स्ट शिक्षा नीति बनाई। कब बनाई? 1968 में बनाई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाई, भारत की पहली शिक्षा नीति बनाई। कब बनाई? 1968 में बनाई। किस आयोग की सिफारिश पे बनाई? कोठारी आयोग की सिफारिश पे बनाई। किस आयोग की सिफारिश पे बनाई? कोठारी आयोग की सिफारिश पे बनाई, उसके सुझाव पर बनाई। और भारत में पहली बार प्राथमिक व निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य करने की बात कहने वाला व्यक्ति था दौलत सिंह कोठारी था। कोई आयोग था तो कोठारी आयोग था जिसने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य करने की बात कही थी, वो दौलत सिंह कोठारी। और उसके द्वारा गठन किया गया कोठारी आयोग था जिसने क्या कहा था कि भैया प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य किया जाए। लेकिन सबसे पहले, अब सवाल ये है, सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य, प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य करने की बात कही थी। निःशुल्क व अनिवार्य करने की बात गोपाल कृष्ण गोखले ने कही थी। किसने कही थी? गोपाल कृष्ण गोखले 1910 में कही थी। लेकिन इन्होंने कहाँ गई थी? इंग्लैंड में गई थी। कहाँ पे गई थी? इंग्लैंड में गई थी।
सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य करने की बात भारत में कहने वाला कोई भारतीय था तो वो दौलत सिंह कोठारी था। और किस भारतीय ने सबसे पहले ये बात कही? तो भारतीय ने बात कही थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, 1910 में गई थी। लेकिन सबसे पहले कहाँ पे गई थी? इंग्लैंड के अंदर गई थी, भारत में नहीं गई थी। लेकिन 52 और 53 के बाद किसी भारतीय की मौत हुई जिसने भारत की भूमि पे प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य करने की बात कही। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की अगर सबसे पहले बात किसी ने कही थी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की बात आपके दौलत सिंह कोठारी के द्वारा कोठारी आयोग ने कही थी। और वो 1968 में उसके तर्ज पर इंदिरा गांधी ने पहली भारत की शिक्षा नीति बनाई थी। कौन सी शिक्षा नीति बनाई थी? भारत की पहली शिक्षा नीति श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा बनाई जाती है। तो यहाँ तक की बात तो आपको आ जाती है। अब इसने तो सुझाव दिया है, अभी तक तो एक्ट बना नहीं है, अभी तक तो आपके ये भी नहीं हुआ कि निःशुल्क बनाया जाए। अब निःशुल्क क्या बनाने के लिए भी ऐसे थोड़ी बनता है, इसको बनाने की भी एक प्रक्रिया होती है। निःशुल्क बनाने के लिए इसको कानूनी अधिकार बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? कानूनी अधिकार बनाना पड़ेगा। कानून बनाना, अधिकार बनाना काम किसका है? सरकार का है। तो हमें सरकार को भी तो जानना पड़ेगा। तो अभी तक इसको हमने निःशुल्क नहीं बनाया है, अभी इसको हमने अनिवार्य नहीं बनाया है। निःशुल्क और अनिवार्य कहाँ नहीं बनाया हमने? यहाँ तक की बात आ गई समझ में? अब आरटीई एक्ट को निःशुल्क व अनिवार्य बनाने की बात सुझाव दिया कोठारी आयोग ने कि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाई जाए। अब देखो, शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाने के लिए इसे कानूनी अधिकार बनाना होगा। जब मैंने बात कही प्राथमिक शिक्षा को कौन सी शिक्षा को? प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना। वो इसने कहा निःशुल्क व अनिवार्य बनाना, निःशुल्क व अनिवार्य बनाना। मैं आपसे पूछता हूँ मैं आपसे पूछता हूँ कैसे बनाया जाएगा? मैं पूछता हूँ कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? बताओ, जल्दी बताओ। किसी भी चीज़ को अनिवार्य बनाना हो, कंपलसरी बनाना हो, किसी भी चीज़ को जब कंपलसरी बनाना हो, कंपलसरी बनाने के लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा। शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो इसे निःशुल्क व अनिवार्य बनाने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? निःशुल्क व अनिवार्य बनाने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा। और भारत में कानून बनाने का काम, भारत में कानून बनाने का काम किसका भाई? भारत में कानून बनाने का काम किसका है? सरकार का। किसका है? सरकार का। जी भाई मेरे तो सरकार हाजिर है। कौन हाजिर है? जी भाई मेरे तो सरकार आए हैं। तो सरकार का काम। अब सरकार किसको कहते हैं? सरकार एक ऐसी संस्था है जो आपके व्यवस्थापिका, कौन सी? व्यवस्थापिका। वो सरकार किससे कहते हैं? जो एक ऐसी संस्था जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर बनी संस्था को सरकार कहते हैं। जो एक ऐसी संस्था जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर बनी है उसे सरकार कहते हैं। इसके चौथे स्तंभ, इसके जो फोर्थ पिलर होता है, इसका जो चौथा स्तंभ होता है फोर्थ पिलर, इसके फोर्थ पिलर के रूप में मीडिया होती है। कौन होती है? इसके फोर्थ पिलर के रूप में मीडिया होती है। और सरकार बनाने का काम कौन करता है? सरकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर सरकार बनाती है। तो सरकार किसको कहते हैं? एक ऐसी संस्था जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका
सरकार एक ऐसी संस्था जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर बनती है, जिसका चौथा स्तंभ मीडिया या प्रेस होता है, जिसका चौथा स्तंभ मीडिया या प्रेस होता है। व्यवस्थापिका काम करती है? व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करती है। क्या बनाती है? कानून बनाने का काम करती है। व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करती है। कार्यपालिका काम करने वाली संस्था कार्यपालिका कहलाती है। कार्यपालिका कानून लागू करती है। क्या करती है? कानून लागू करती है। क्या करती है? कानून लागू करती है। और न्यायपालिका कानून का संरक्षण करती है। क्या करती है? कानून का संरक्षण करती है। क्या करती है? कानून का संरक्षण और उसका पालन करवाती है। क्या करवाती है? पालन करवाती है। कानून की रक्षा करती है, कानून का संरक्षण करती है और उसका पालन करवाती है। तो हमें क्या बनाना? प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाना है। तो उसको बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को कंपल्सरी करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कानून की पड़ेगी। कानून बनाना पड़ेगा। भारत में कानून बनाने का काम कौन करती है? भारत में कानून बनाने का काम सरकार करती है। सरकार किसको कहते हैं? सरकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर बनी हुई संस्था सरकार कहलाती है, जिसका चौथा स्तंभ मीडिया है। और व्यवस्थापिका वो संस्था है जो कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है, न्यायपालिका कानून का संरक्षण करती है। यहाँ तक समझ में आया क्या? फटाफट बताओ भाई, एक बार फिर से। हाँ, सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका लिखा हुआ है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका लिखा हुआ है भाई, वो न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका है। चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया या प्रेस को शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया या प्रेस को शामिल किया जाता है। अब इसको कानून बना के फटाफट इसको लागू कर दें। ठीक है, लागू कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है सरकार, तो मैं सरकार को इस टाइप से लिख देता हूँ। मैंने कहा कानून बनाने का काम राजस्थान में कौन करती है? सरकार करती है। कौन करती है? सरकार। सरकार के देखो 3 भागों में बांट देते हैं। ये एक होती है व्यवस्थापिका, एक होती है कार्यपालिका। कौन सी पालिका? काम करने वाली जो होती है कार्यपालिका। न्याय करने वाली को क्या कहते हैं? न्यायपालिका, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आता है। जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा। व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करते हैं, कानून को लागू करने का काम करते हैं, कानून को संरक्षण करने का काम करते हैं। यहाँ तक पता है? ये 2 स्तर पे काम करती है, केंद्र स्तर और राज्य स्तर पे। ये कितने स्तर पे काम करती है? व्यवस्था कार्यपालिका जो कानून बनाएगी और कानून को ये बनाएगी। कानून बनाने के लिए केंद्र स्तर और राज्य स्तर पे बनाएगी। ये कानून को लागू करेगी केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर। न्यायपालिका कानून का संरक्षण करेगी, तो भी 2 स्तर पे। केंद्र स्तर पर कौन? सुप्रीम कोर्ट। राज्य स्तर पर कौन? हाई कोर्ट। और राज्य स्तर के नीचे क्या आता है? जिला स्तर आता है। जिला स्तर पे कौन आ जाएगी? आपके इसकी एक संस्था आती है जिला स्तर के ऊपर, सेशन कोर्ट वगैरह, जिला कोर्ट भी चलते हैं। तो ये केंद्र स्तर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। आई बात समझ में? केंद्र स्तर पे कौन होता है, राज्य स्तर पे कौन होता है, मुझे इसके बारे में फटाफट बता दो। केंद्र स्तर के ऊपर संसद, राज्य स्तर के ऊपर कौन होती है? विधानमंडल। कौन होती है? विधानमंडल। सब में सेम है, तो ये मैं इधर बता देता हूँ। संसद के अंदर क्या होते हैं? संसद के तो होते हैं कितने? 2 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 2 अंग होते हैं। और संसद के 2 सदन होते हैं, 3 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं। सदन कौन कौन सा होता है? एक होता है आपके लोकसभा,
एक होता है जनता का सदन जिसे कहा जाता है, उसे लोकसभा कहते हैं। एक होती है राज्यसभा। कौन सी सभा? राज्यसभा। 3 अंग कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग होते हैं। विधानमंडल, विधानमंडल के अंदर भी आपके पास क्या होते हैं? 2 तो सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं राज्य स्तर पे। 2 सदन होंगे और 3 अंग होंगे। विधानसभा और विधान परिषद, 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। क्या होता है? विधानसभा, विधान परिषद, यहाँ पे वो 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, राज्यपाल, ये 3 विधानमंडल के अंग होते हैं। ये आपके केंद्र स्तर पर सरकार जब कानून बनाएगी तो कानून बनाने के लिए ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस होती हैं। अब इस प्रोसेस को मैं आपको बताता हूँ कि केंद्र स्तर पर कैसे कैसे किस किस तरीके से लागू किया गया था। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। कानून बनाने का काम सरकार का होता है। सरकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की जो मिश्रित जो संगठन, जो संस्था होती है, सरकार कहते हैं केंद्र स्तर पर कानून बनाती है। संसद और राज्य स्तर पर बनाती है विधानमंडल। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। जबकि विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, जबकि 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। अब इसको कानून बनाने की बात करेंगे। तो जब कानून बनाएंगे ना, तो कानून बनाने से पहले सबसे पहले कैबिनेट में प्रस्ताव रखना पड़ेगा और कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी 2 जुलाई 2009 को। आरटीई एक्ट 2009 कि कैबिनेट में मंजूरी, की कैबिनेट में मंजूरी, की कैबिनेट में मंजूरी, कैबिनेट में मंजूरी। ये सवाल आया था तो 90% लोगों का गलत हुआ, क्योंकि ना तो पढ़ाने वाले को पता है और ना लिखाने वाले को पता। सीधी सी बात ही है। कैबिनेट में मंजूरी कब मिली थी? 2 जुलाई 2009 को मिली। जब ये सवाल आया था ना, 90% लोगों का गलत हुआ था। और आज भी है। आपके 8 से लगा कर फर्स्ट तक के जितनी भी संस्थान है जहाँ पे कोचिंग की होगी, उन्होंने नहीं बताया ये। और इतने खतरनाक सवाल जो पूछे गए और लोगों के गलत हुए हैं, और जो आगे भी अगर पेपर को टफ बनाना होगा तो पूछे जाएंगे और आपके गलत होने की चांस है, वो मैं आज ख़त्म कर लूँगा। अब गलत नहीं होने दूंगा। तो आरटीई एक्ट 2009 की मंजूरी, कैबिनेट से मंजूरी मिली थी 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। अब ये सारी की सारी जो कानून बनाने की जो प्रोसेस है वो सरकार है। सरकार के 3 अंग है। ये 3 अंग से थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से दिख सके और अच्छे से बना सको। कानून कौन बनाती है भैया? कानून कौन बनाती है? फटाफट बताओ, कानून बनाती कौन है? संसद बनाती है। कौन बनाती है भैया? संसद बनाती है। कानून बनाने का काम किसका है? संसद का है। आरटीई, राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, इसके बीच में कंपल्सरी लगाना जरूरी है, क्योंकि ये आपके राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है। तो ये अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम है, कंपल्सरी है। कई बार एलिमेंट्री लिखा हुआ आ जाता है, तो एलिमेंट्री ये नहीं है। पहली बात तो ये, मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जिसमें अनिवार्य शब्द लिखा हुआ आएगा, वो ही ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। जहाँ पे कंपल्सरी इंग्लिश में लिखा हुआ है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कभी भी एलिमेंट्री वाले ऑप्शन को सिलेक्ट मत कर देना, खोटा हो जाएगा। ये अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, ना कि एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है एक्ट को। अब इसको कानून बनाना, कानून का रूप दिया, इसको जो कानून बनाया, कानून को रूप देने वाले कौन है? संसद है। संसद है। संसद के कितने, देखो संसद, अब संसद के अंदर मैं बता देता हूँ संसद के अंग कितने, संसद के अंग और संसद के सदन, तो इधर सदन लिख देते, उधर अंग लिख देते। संसद के सदन कितने और संसद के अंग कितने? संसद के सदन होते हैं 2 और अंग होते हैं भैया 3। अंग सदन कौन कौन से हैं? एक होता उच्च सदन, एक होता निम्न सदन।
एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। अगर आपको इनके अनुच्छेद याद रखने हो, संसद 100 से 7, 10 से 10, 10 नहीं 9 है, 10 नहीं 9 है, तो संसद हो गया ये। फिर यहाँ पे आता है राज्यसभा। क्या आ जाता है? राज्यसभा। इसे उच्च ये इसे बुद्धिजीवियों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? बुद्धिजीवियों का सदन कहा जाता है। पहले ये आया राज्यसभा तो 80, और फिर आ जाता है लोकसभा। कौन सा सभा? लोकसभा। लोकसभा को कौन सा कहते हैं? 81। अनुच्छेद कौन सा है इसका? 81। हालांकि अनुच्छेद आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 81 है। अब संसद के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं? 3 अंग है, सदन 2 है। एक है लोकसभा। कौन सा अंग है? एक है लोकसभा। कौन सा अंग है? लोकसभा। एक है कौन सा? राज्यसभा। कौन सी सभा? राज्यसभा। एक है आपके क्या? राष्ट्रपति। कौन सा पति? राष्ट्र का जो पति होता है। अनुच्छेद 52 से 152 तक राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख मिलता है संविधान में, राष्ट्रपति। तो ये संसद के अंग है। अब मैंने सबसे पहले बताया आरटीई एक्ट के अंदर कैबिनेट से मंजूरी मिली। आरटीई एक्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिली। कैबिनेट से मंजूरी मिली। सबसे पहले कैबिनेट मंजूरी देगा, कैबिनेट के सामने मंजूरी मिली। कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। कब मिली? 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट से मंजूरी मिली। कब मिली? 2 जुलाई 2009 को आरटीई एक्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिली। कैबिनेट से मंजूरी मिली 2 जुलाई 2009 को। फिर ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया 20 जुलाई 2009 को। 20 जुलाई 2009 को सबसे पहले ये संसद के किस सदन में पेश हुआ? राज्यसभा में पेश हुआ। किस अंग में पेश हुआ? तो राज्यसभा में पेश हुआ 2 जुलाई 2009। 2 जुलाई 2 संसद के किस सदन में पेश हुआ? राज्यसभा में पेश हुआ। किस अंग में पेश हुआ? राज्यसभा में पेश हुआ। कब हुआ? 20 जुलाई 2009 को। 20 जुलाई 2009 को। 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट से मंजूरी मिलती है। संसद के राज्यसभा के अंग में भी, राज्यसभा के अंदर 20 जुलाई 2009 को पास होता है, और संसद के सदन में भी 20 जुलाई 2009 को पास होता है राज्यसभा में। तो सदन कितने हैं? 2 है। अंग कितने हैं? 3 है। तो राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पास होता है। लोकसभा में ये प्रस्ताव आता है और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पास होता है। लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पास हुआ है। अब राष्ट्रपति के पास किसी भी विधेयक को कानून बनाना है, किसी भी प्रस्ताव को कानून बनाना है, तो उसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने जरूरी है। तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, आपके राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए 26 अगस्त 2009 को। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। तो अंतिम रूप से संसद के अंग में प्रस्तुत किया गया था 26 अगस्त 2009 को। अंतिम रूप से संसद के अंग से इसको क्या मिली थी? ये स्वीकृति मिली थी 26 अगस्त 2009 को। और अंतिम रूप से संसद के सदन से स्वीकृति मिली थी। कौन से सदन से मिली थी? लोकसभा से मिली थी 4 अगस्त 2009 को। सबसे पहले लोकसभा के किस सदन में रखा गया था? 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा के अंदर रखा गया था। पहले राज्यसभा में रखा गया था। पहले राज्यसभा में रखा गया था। मैं अभी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। जब मैं सवाल करूँगा तो सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो अभी बोल रहा हूँ कि सबसे पहले राज्यसभा में रखा गया था, फिर लोकसभा में रखा गया था। अंतिम रूप से संसद के किस सदन में रखा गया था? लोकसभा में रखा गया था। कब रखा गया था? 4 अगस्त 2009 को रखा गया था। और संसद के किस अंग में अंतिम रूप से इसको स्वीकृति मिली थी? राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली थी। 26 अगस्त 2009 को मिली थी। 26 अगस्त 2009 को स्वीकृति मिलती है तो गजट में प्रकाशन, कानून बनने से पहले उसका गजट में प्रकाशन, किसी भी विधेयक को स्वीकृति राष्ट्रपति से मिलने पर उसका गजट में प्रकाशन कराया जाता है। तो गजट में प्रकाशन एक दिन बाद में 27 अगस्त 2009 को हुआ। कब हुआ? 27 अगस्त 2009 को। इसका गजट में प्रकाशन कब हुआ? आरटीई एक्ट 2009 का गजट में प्रकाशन 27 अगस्त 2009 को हुआ। कब हुआ? 27 अगस्त 2009 को आरटीई एक्ट 2009 का गजट में प्रकाशन हुआ। कब
कब हुआ? 27 अगस्त 2009 को इसका गजट में प्रकाशन हुआ। कहाँ पे प्रकाशन हुआ? गजट में प्रकाशन हुआ। यहाँ तक इसके इतिहास के बारे में सारी बातें समझ में आ गई? यस या नो में फटाफट जवाब दे दो भाई। हाँ भाई बोल। नहीं, गजट में प्रकाशन 27 अगस्त 2009 को हुआ। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2010 को राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 संपूर्ण भारत में लागू, संपूर्ण भारत में लागू हुआ। संपूर्ण भारत में क्या हुआ? लागू हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर। जम्मू और कश्मीर में कब लागू हुआ? जम्मू और कश्मीर में कब लागू हुआ ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना। एक इतना सा काम तो आप करोगे, सर्च करके 2019 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर का तख्ता पलट कर दिया था हमने क्या कर दिया था? 2019 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के सारे जो विशेष अधिकार थे समाप्त कर दिए थे, और आज वो हमारे भारत का एक साधारण हिस्सा है, साधारण राज्य की तरह साधारण राज्य बना दिया गया था। तो ये जम्मू और कश्मीर में कब लागू हुआ था वो आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। 1 अप्रैल 2010 को RT एक्ट 2009 संपूर्ण भारत में लागू हुआ। क्या उस वक्त जम्मू और कश्मीर में लागू हुआ? नहीं हुआ। जम्मू और कश्मीर में उस समय लागू नहीं हुआ। जम्मू और कश्मीर में 2019 के अंदर लागू होता है। कब लागू होता है वो डेट आप बताओगे। 1 अप्रैल 2010 को RT एक्ट संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर लागू होता है, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर। कौन से राज्य को छोड़ के? जम्मू एंड कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर इसे लागू किया जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में इसको क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर RT एक्ट 2009 को संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया जाता है 1 अप्रैल 2010 को। कौन सी अप्रैल 2010 को? 1 अप्रैल 2010 को ये संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होता है, संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होता है। यहाँ तक की सारी बातें हो गई। अब यहाँ तक की सारी बातें हो जाती हैं तो मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूँ, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न ये है, RT एक्ट 2009 को कैबिनेट से मंजूरी मिली, वो आप सब बता दोगे 2 जुलाई 2009 को मिली। कब मिली? 2 जुलाई 2009 को RT एक्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिली। अब आ जाता है मेरा सवाल, RT एक्ट 2009 संसद में कब पारित हुआ? संसद में कब पारित हुआ? बताओ इसका जवाब। मेरा पहला सवाल ये है, RT एक्ट संसद में 2009 कब पारित हुआ? ये पूरी की पूरी संसद आपके सामने बनी हुई है। संसद में कब पारित हुआ? कोई भी कानून, कोई भी विधेयक संसद में उस समय पारित हुआ माना जाता है जब राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दे, जब संसद के तीनों अंगों में से अंतिम अंग राष्ट्रपति के पास पहुंच जाए और हस्ताक्षर कर ले। तो कब पारित हुआ? राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए? 26 अगस्त 2009 को। कब किया? राष्ट्रपति ने 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए। तो RT एक्ट 2009 संसद में कब पारित हुआ? 26 अगस्त 2009 को पारित हुआ। अब संसद के सदन में अंतिम बार, अब मेरा ये ध्यान से सुनना, संसद के सदन में RT एक्ट 2009 संसद के सदन में अंतिम बार कब पारित हुआ? अंतिम बार कब पारित हुआ? अंतिम बार कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? अंतिम बार कब पारित हुआ? संसद के सदन में। अरे भाई फटाफट बोल,
ढाई ढाई मत कर। संसद के सदन में अंतिम बार कब पारित हुआ? तो संसद का सदन कौन सा है? संसद के सदन होते हैं दो, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा 80 में आती है और ये लोकसभा 81 में आती है। मैंने याद करने का तरीका बता दिया। संसद 100 से 7, अरे 10 नहीं 9 है। क्या है? 10 नहीं 9 है, तो 7 और 9 संसद 79। राज्यसभा आपके क्या माने जाता है? बुद्धिजीवियों का सदन, बुद्धिजीवी 80 पहले आएंगे। और लोकसभा दपोरों का सदन माना जाता है, तो 81 के अंदर आता है लोकसभा। ये स्थायी सदन है और ये अस्थायी सदन है। तो पहले हमारे यहाँ पे राज्यसभा के अंदर रखा गया था 20 जुलाई 2009 को, लेकिन संसद के सदन में अंतिम बार कब पारित हुआ? पहली बार जब पारित होता अगर लिखा होता तो 20 जुलाई होता, लेकिन अंतिम बार लिखा है तो 4 अगस्त होगा। कई महानुभाव यहाँ पे कर लेंगे 26 अगस्त। 26 अगस्त गलत हो जाएगा क्योंकि ये संसद का अंग है, सदन नहीं है। अंग है, सदन नहीं है। यहाँ पे हमें क्या पूछा है? संसद के सदन में अंतिम बार कब पारित हुआ? अंतिम बार 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। कौन से सदन में पारित हुआ? लोकसभा में पारित हुआ। कौन से सदन में? लोकसभा के अंदर पारित हुआ। कौन से सभा में पारित हुआ? लोकसभा में पारित हुआ। कौन से सदन में पारित हुआ भाई? लोकसभा में पारित हुआ। अब एक सवाल मुझे ये फटाफट बता दो, आरटीई एक्ट 2009 गजट में कब प्रकाशित हुआ? गजट में प्रकाशित होता है 27 अगस्त 2009 को। 27 अगस्त 2009 को गजट में प्रकाशित होता है। यहाँ तक कि आरटीई एक्ट 2009 की सारी बातें आ जाती है समझ में। तो हम आगे चलते हैं। अरे आगे चलने से पहले सारी बातों का एक सारांश के रूप में बता दूं। तो सारांश बस इतना सा है। आरटीई एक्ट 2009 जितना पढ़ा है उसका सारांश। सबसे पहले शिक्षा स्टार्ट में राज्य सूची का विषय थी, पर हमने कौन सा 42वां संविधान संशोधन 1976 करके इसको किस में बदल दिया? समवर्ती सूची में बदल दिया। अब वर्तमान में किसका विषय है? समवर्ती सूची में। 86वें संविधान संशोधन 2002। कौन सा संशोधन? 86वां संविधान संशोधन जब 2002 करेंगे तो 2002 के तहत हमने इसको क्या बदल दिया? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 बनाएंगे। आरटीई एक्ट 2009 बनाएंगे जिसमें शिक्षा के अधिकार को निःशुल्क व अनिवार्य करने की हम बात करेंगे। तो वो जो बात करेंगे ना, तो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम सबसे पहले आपके राज्यसभा में पेश हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 2009 को पेश होता है। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पास होता है। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति मंजूरी देता है। 27 को गजट में प्रकाशित हो जाता है। 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हो जाता है, जम्मू और कश्मीर राज्यों को छोड़ के। 2 जुलाई 2009 के दिन की बात करें तो कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी थी। किसने मंजूरी दी थी? कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी थी। ये सारी की सारी बातें जो हमने पढ़ी थी उसका एक आपके शॉर्ट फॉर्म के अंदर पूरा का पूरा सारांश आ जाता है। अब आरटीई एक्ट 2009 की अधिनियम की बात करेंगे, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। इसका पूरा नाम निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 इसका पूरा नाम है। जो इसका पूरा नाम है, पूरा नाम तो ये है। अब पूरा नाम है तो इस अधिनियम के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर 7 अध्याय है। कितने अध्याय है इसके अंदर? अध्याय कितने? अध्याय का अर्थ होता है चैप्टर। इसमें कितने अध्याय है? इसमें चैप्टर कितने अध्याय है? इसमें 7 अध्याय है। कितने अध्याय है? इसमें 7 अध्याय हैं।
धारा कितनी है, धारा का अर्थ होता है सेक्शन, क्या होता है सेक्शन। इसमें 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं, 38 सेक्शन है। कितने सेक्शन है, 38 सेक्शन है, 7 अध्याय है, 38 धाराएं हैं। कितनी धाराएं है भैया, 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय है। और इससे विश्व में पहला देश, विश्व में पहला देश जिसे ने लागू किया, विश्व में पहला देश जिसने इसे लागू किया वो था पर्सा व जॉर्डन। कौन था, पर्सा व जॉर्डन वो देश थे जिसने इसको सबसे पहली बार लागू किया। भारत विश्व का 135वां देश है, 135वां देश है इसे लागू करने वाला, इसे लागू करने वाला। भारत कौन सा देश है इसे लागू करने वाला, 135वां देश है। इसका पूरा नाम राइट टू कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसके अंदर 7 अध्याय है, 2 धाराएं हैं। विश्व का पहला देश जिसने लागू किया वो पर्सा व जॉर्डन है, और भारत विश्व का 135वां देश है। भारत में भारतीय जिसने निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की कल्पना की थी वो 1910 में की थी। वो पहला व्यक्ति था गोपाल कृष्ण गोखले। कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले। पर इसने इंग्लैंड के अंदर ये बात कही थी। भारत में भारतीय ने बात कही, भारत में भारतीय ने बात कही वो दौलत सिंह कोठारी थे। कौन थे, दौलत सिंह कोठारी। वो कौन थे, दौलत सिंह कोठारी थे, जिसने भारत के अंदर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम की बात कही थी। वो 1966 के अंदर गई थी, जिनकी पैरवी पर तो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 किस आयोग की सिफारिश पे आया है, तो कोठारी आयोग की सिफारिश पे आया है। कोठारी आयोग की सिफारिश पे आया। अब ये सवाल आता है किस आयोग की सिफारिश पे आया है, तो कोठारी आयोग की सिफारिश पे आया है। कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था, सबसे पहले किस आयोग ने निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार का सुझाव दिया था, कोठारी आयोग ने दिया था। कब दिया था, 1966 में दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सुझाव किस आयोग ने दिया था, कोठारी आयोग ने दिया था। उसके आधार पर पहली भारत की शिक्षा नीति इंदिरा गांधी ने 1968 के अंदर बनाई थी। पहली भारत की शिक्षा नीति किसने बनाई थी, इंदिरा गांधी ने बनाई थी। कब बनाई थी, 1968 के अंदर बनाई थी। 1968 के अंदर पहली भारत की शिक्षा की नीति बनाई थी। आई बात समझ में, अरे भाई समझ में आई क्या, आई तो अच्छी बात है। इसे एक बार समझना, उसके बाद में लिखना, उसके बाद में एक बार और वीडियो को देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। फिर ज़िंदगी में इसे वापस खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक एक पन्ना, एक एक चीज़, एक एक फैक्ट को मैंने आपके सामने खोल के रखा आरटीई एक्ट का, और मैंने उन फैक्ट्स को खोल के रखा जिन पे सवाल आए हैं और बार बार पूछे गए हैं, और जब भी वो पूछे जाते हैं तब इतिहास ने यह कहा है कि भैया पेपर वो टफ था। और आज के बाद में मैं चाहता हूँ कि जिसने मुझसे पढ़ा है वो बच्चा ये नहीं कहे कि भैया टफ था, बहुत ईजी था। और 15/15 का सपना ऐसे ही पूरा होगा। मैं वो चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा जो फालतू की है, मैं वो चीज़ पढ़ाऊँगा जो आपके काम की है, जो आपके एग्ज़ाम में आएगी, जो छपेगी। मुझे पता है कि कौन सा प्रश्न आने वाला है, मैं बताऊँगा तो वो आएगा, तो जो छपेगा वही मैं बताऊँगा। और जो मैं बता रहा हूँ उसे ढंग से देख लो। आरपीएससी की औकात नहीं है, जितना हमने कर लिया है उससे बाहर कुछ पूछ ले, क्योंकि हमने हर एक चीज़ को खोल दिया, परतें खोल के रख दी है। तो ठीक है, तो हम अब मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। आपका काम है बस देखना, पढ़ना और उसे बार बार याद करना। और आप अगर मेरे वीडियो को देख के अगर आपने 2 बार पढ़ लिया तो आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। बार बार आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बेल आइकन जो है, जो बेल की जो घंटी लगी हुई है उसके ऊपर आप क्लिक करके आगे कर सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। आगे भी हम आपको अगले नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके सारे के सारे जो 7 अध्याय है, इन 38 धाराओं को हम समझाएंगे। और
इस चैप्टर के सारे पन्ने खोल के रखेंगे। उसके बाद हम इसके सवाल करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे दीक्षा प्रोग्राम, स्माइल प्रोग्राम, RSE, RT, ऐसे कई सारी बातें हैं जो हमें स्कूल मैनेजमेंट में पढ़नी है। एक कारगर की तरह में चलना है और 15/15 का जो मेरा सपना है अब हमें उसे को पूरा करना है। तो चलते हैं, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। और मेरा ये वादा है कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, वो अर्थ से लगा कफर्स तक के सारे कोचिंग सेंटर्स में जाके देख लेना, उनमें से किसी ने इतना मैटर नहीं पढ़ाया है। और ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी संस्थान के पास चले जाना, किसी ने इतना मैटर नहीं पढ़ाया, क्योंकि